लेकिन एक्चुअली तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही मारज़े वजूद में आया है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़े वजूद में आया या पाकिस्तान सोचा गया पहले? पाकिस्तान ऑर्गेनिक कंट्री तो नहीं है ना, आप वजूद में कैसे आ जाएंगे? अगर कोई बच्चा भी वजूद में आएगा तो एक स्त्री और एक पुरुष को मिलना पड़ेगा, ओवा और स्पर्म का जब तक इन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चा नहीं आएगा। 1600 में जब ब्रिटिश आए हैं उस वक्त सारे का सारा मुगल जो गवर्नमेंट थी वही मरकजी हुकूमत थी, तो फिर औरंगजेब क्या फतह करने गया था साउथ इंडिया में? तो वो तो इस्लामिक राष्ट्र को फैलाने गया था ना, वो तो इस्लाम बनाना चाहता था। जो हिंदवी राज्य थे उनको नहीं। आप नासिर आलमगीर अभी पढ़ाऊं आपको मैं, गोलकंडा की जो रियासतें थी वो मुगल के गवर्नर थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ना, मुगल गवर्नर थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ना, ये तो गवर्नर मुगल के बनाए हुए थे। नहीं कर सकते थे ना उससे पहले। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों शामिल हैं, तो वो आके ब्रिटिश ने बनाई है। अच्छा चलिए, ब्रिटिश ने बनाई, मान लिया आपकी बात। अगर ब्रिटिश ने बनाई, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था, उनका अपना क्रिएशन था, तो क्या ब्रिटेन जो है पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर किसी को भी कर सकते थे? युगांडा के भी किसी आदमी को दे सकते थे क्योंकि उनका बनाया हुआ था। तो डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? बांडुंग कॉन्फ्रेंस में और यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 73 दिया हुआ है कि नॉन सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स को उनका पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, वो कंसेप्ट क्या है जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करके सारी दुनिया में छाती पीटते हैं? नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी यूएन चार्टर में क्या है और डीकोलोनाइजेशन क्या है, जरा बताइए लोगों को। देखिए, ब्रिटिश ने जाते हुए यहाँ के लोगों को ही देके जाना था। युगांडा वाली जो आप बात करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ के लोग कौन थे? मुगल थे। मुगल तो बाहर से आए थे, तो इकबाल के शाहीन है ना, हमें मुसलमान चपा हमारा। हम इसलिए कहते हैं कि काबुल और कंधार मुगलों के सूबे होते थे। तो काबुल उज्बेकिस्तान आपका है? उज्बेकिस्तान आपका है? मुगलों का सूबा नहीं था। एक मिनट, जो रिलेटिव राज करते थे, मुगलिया स्टेट के सूबे काबुल और कंधार थे। उज्बेकिस्तान उनका सूबा नहीं था, ईरान उनका सूबा नहीं था। वहीं से थे ना, ये क्या बात हुआ? जो जहां पैदा हुआ समर्थन बुखारा उसका नहीं है। वो मुगल राष्ट्र था, जो मुगल गवर्नमेंट थी यहाँ पे। गवर्नमेंट कैसे बनती है? गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन है आपका? यूएन चार्टर में भरोसा है आपका? काबुल और कंधार जो थे वो मुगलों के ही नहीं, उससे पहले। तो पता नहीं कहां से आपने मुगलों से ये वंशज ले लिया कि मुगलों का सब मेरा। खैर, उसके बाद यूएन चार्टर पे भरोसा है आपका? तो कुरान तो अब हिस्ट्री शुरू से लेकर करता है, तो क्या कुरान किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? उसी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया में जो सोशल ऑर्डर बना, जिस सोशल ऑर्डर को निर्माण दिया गया, उसकी सारी की सारी व्यवस्था वेद में दी गई है। और वेद कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक दिन ऊपर से निकला और उस दिन से भारत शुरू हुआ। वेद भारत के निर्माण की कहानी का एक पार्ट शुरू होता है। क्या जो लोग भारत में रह के दुविधा में थे कि हम भारत जाएं कि पाकिस्तान जाएं, वो भारतीय थे या पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी जहन का नाम है, या पाकिस्तान भौगोलिक रियलिटी है, जोग्राफाई रियलिटी है? हर वो आदमी जो भारत के हार पे पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करता है इंडिया में, वो पाकिस्तानी है या भारतीय है? और आपकी डेफिनेशन है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, सेकुलरिज्म का साफ साफ मतलब यही है कि स्टेट को किसी के मजहब से कोई गर्ज नहीं है। स्टेट सिर्फ स्टेट है, चाहे उसमें जो भी किसी भी मजहब का मानने वाला रह रहा हो, और जो मजहब है वो स्टेट की पॉलिसी नहीं होता। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। बात समझ में आ रही है? मैंने भी यही बात की है, लेकिन इसको आप चले, मैंने थोड़ा सा ना ये चीज नहीं। आप जो कह रहे हो न्यूट्रलिटी ऑफ द रिलीजन ऑफ अ स्टेट, ये नहीं है कि रिलीजन मेरा होगा, तुम्हारे कल्चर को हम खा जाएंगे। जब कल्चर को गलत बताना शुरू कर दिया किसी गॉड ने, कौन सा गॉड कह रहा है यार कि मेरी मूर्ति पूजा मत करो? और वो गॉड जो है, मेरा गॉड मुझसे कह रहा है कि एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, और आपका गॉड आपसे कह रहा है कि यार नहीं, मैं ही सिर्फ सिख हूं, बाकी सब गलत है। अब क्या कीजिएगा? लड़िएगा सारे गॉड से जाकर के। हिंदू राष्ट्र था भारत का मतलब क्या है? राजा भरत के, भाई मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। उत्तरम, एक मिनट,
सिंपली ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा गया है बाकायदा कि ये इस्लाम जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ जो है, शरिया है, इस्लाम हमारा स्टेट का मजहब है, रिलीजन है। क्या भारत के आइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ, भारत का देखिए ऐसा कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं, ये कहीं नहीं लिखा होता। आपके यहाँ पे चूंकि कुरान को आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जो कि बेसिकली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो नहीं सकता, ना तो आपको अरबी आती है ना कुछ आती है। एक शेर में सुना दूं जाते हुए जी जी कि वो बात पूरे फसाने में जिसका जिक्र तक ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। रिवाहा जी के सवाल का जवाब ना मिल सका 1 घंटे के अंदर। मैं ये भी कहूंगा कि जो समझ के भी ना समझे, जो सोने का कर रहे हो नाटक, उनको कैसे तुम जगाओगे ओ मेरे पाठक, समझ रहे? हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मियां आसिफ अली ने। दोनों ही किसी तारों के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद रिभा जी। आसिफ आप साहब, आपका भी टाइम शुक्रिया निकाल ले, टाइम निकाल जी। ले। थैंक यू सो मच सर कि आप इतना समझते हैं। अच्छा सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र है या सेकुलर कंट्री है, और इन क्या डिफरेंस है हिंदू राष्ट्र में और सेकुलरिज्म में, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएगा। तो डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? पहले आप ये बताइए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या रिलेवेंस है इस क्वेश्चन का? पहले ये बताइए, क्वेश्चन को क्योंकि पूछने का सर तात्पर्य। क्योंकि सर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो एनालिस्ट है वो ये बात सवाल हमेशा से उठाते हैं। जब से मैंने होश संभाली है तब से मैंने ये बात जरूर सुनी है कि क्या इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र है, और कुछ लोग कहते हैं कि सेकुलर कंट्री है। तो सर आप बताएं कि सेकुलरिज्म में और हिंदू राष्ट्र होने में क्या डिफरेंस है। और वैसे तो यही कहा जाता है, यही माना जाता है कि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, और क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या कैसे पाकिस्तान एक्सप्लेन एक करेंगे? इस्लामिक राष्ट्र है? क्या पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है? नहीं सर, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं है ये? आपने कहा कि हम इस्लामिक हैं भी और नहीं भी है। चलिए, जो पार्ट आपका इस्लामिक है वो हम मान लेते हैं, जो बात इस्लामिक नहीं है तो क्या है, ये बताइए। जी आसिफ साहब बताइए। जी, मुझे आवाज नहीं आई। ये मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, तो ये कह रही है भी नहीं भी है। पाकिस्तान बिल्कुल है, इसमें कौन सी शक वाली बात? पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र कब से है? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है तो इसका जब सरकारी तौर पे इसके आइन में मौजूद है कि पाकिस्तान है, तो वो है इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान कब से बना है? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से बना हुआ है ना। उसके पहले पाकिस्तान नहीं बना था? उसके पहले पाकिस्तान नहीं था? जाहिर बात है, मौजूदा पाकिस्तान कंट्री, पाकिस्तान एक कंट्री है या देखते जाए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है। इसको अब आप फर्जी तौर पे जिधर मर्जी ले जाएं या ख्वाबों ख्यालों में जिधर मर्जी ले जाया जाए, सोच पे, नजरियात में, लेकिन एक्चुअली तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही मारज़ वजूद में आया है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया या पाकिस्तान सोचा गया पहले? पाकिस्तान ऑर्गेनिक कंट्री तो नहीं है ना। आप वजूद में कैसे आ जाएंगे? अगर कोई बच्चा भी वजूद में आएगा तो एक स्त्री और एक पुरुष को मिलना पड़ेगा। ओवा और स्पर्म का जब तक इन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चा नहीं आएगा। भारत कैसे टूट के पाकिस्तान बन गया? पाकिस्तान नहीं, भारत नहीं टूटा था, वो ब्रिटिश हिंदुस्तान टूटा था। तो ब्रिटिश भारत नहीं हुआ, ब्रिटिश भारत नहीं हुआ। आपने तो क्या औरंगजेब ने भारत को एक नहीं किया था? औरंगजेब ने भारत को एक ही किया था। उसने जो अपना उसका राष्ट्र था वो
पूरे हिंदुस्तान में तो मैक्सिमम औरंगजेब ने भारत को एक कर दिया था, आप ही के हिसाब से चलते हैं आप। औरंगजेब ने भारत को एक कर दिया था, तो भारत को एक करने का, भारत को बनाने का काम मुगलों ने किया या भारत को बनाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया? भारत जो मौजूदा शेप में 1947 से पहले की शेप में था वो ब्रिटिश ने किया था, क्योंकि औरंगजेब जो था। कब से वो शेप में आया? वैसा शेप कब से आया? मौजूदा शेप जो ब्रिटिश ने बनाया, वो शेप कब बना? 1600 का चार्टर लेकर के जब ब्रिटेन भारत में आया क्वीन से, तो वो शेप क्या था भारत का? 1600 का चार्टर तो आपको पता होगा ना? कौन सा? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिया था क्वीन ने टू डू ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया, उस चार्टर के अंदर में इंडिया तो एक आइडेंटिटी थी ना, वो शेप इंडिया का क्या था? देखिए, उस वक्त भी अलग अलग यहाँ पे राजवाड़े थे, बहुत सी स्टेट्स मौजूद थी। पाकिस्तान में सिर्फ एक गवर्नमेंट है आज की डेट में जी? पाकिस्तान में सिर्फ एक गवर्नमेंट है आज की डेट में? जी बिल्कुल। आप क्या सूबाई हुकूमत नहीं है? देखिए, ये आप फिर दूसरी एंगल पे लेके जा रहे हैं। उस वक्त जो भारत आपका क्वेश्चन है कि अलग अलग रजवाड़े थे, इसका मतलब अलग अलग पावर थे, अलग अलग राज्य थे, तो क्या पाकिस्तान में कोई राज्य नहीं है? पाकिस्तान में कोई सूबा नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में एज ए स्टेट एक ही राज्य है। कैसे एक ही राज्य है? सूबाई गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है? आप क्यों इलेक्शन कराते हैं फिर 2 बार? आप ये देख लीजिए कि जब 1600 में ब्रिटिश आए हैं, उस वक्त मुगलों के सूबेदार किस किस इलाके में मौजूद थे? क्या उस वक्त साउदर्न इंडिया में अलग अलग स्टेट्स नहीं मौजूद थी? मौजूद थी। अरे भाई, तो अलग स्टेट से क्या मतलब है आपका? आप क्या अलग स्टेट नहीं है? बलूचिस्तान अलग स्टेट नहीं है? नो 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 नो, स्टेट एक ही है, कंट्री एक ही है, उसके अंदर प्रोविंस मौजूद है। बहुत कमजोर है सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक यूनियन है, एक स्टेट्स है, और तो आपके यहाँ पे जो स्टेट जी तो जब बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वक्त मुझे ये बता दीजिए, तो औरंगजेब फिर वहां पे फतह किसको करने गया था? अगर 1600 में जब ब्रिटिश आए हैं, उस वक्त सारे का सारा मुगल जो गवर्नमेंट थी वही मरकजी हुकूमत थी, तो फिर औरंगजेब क्या फतह करने गया था साउथ इंडिया में? वो तो इस्लामिक राष्ट्र को फैलाने गया था ना, वो तो इस्लाम बनाना चाहता था। जो हिंदवी राज्य थे उनको नहीं। आप हमसे आप नासिर आलमगीर अभी पढ़ाऊं आपको मैं? गोलकंडा की जो रियासतें थी वो मुगल के गवर्नर थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ना। मुगल गवर्नर थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ना। ये तो गवर्नर मुगल के बनाए हुए थे। नहीं कर सकते थे ना उससे पहले। तो ये कहां से आ गए यहाँ पे? भारत में इस्लाम का जो भी आगमन हुआ है वो ऊपर से हुआ है। साउथ इंडिया से कोई इंडिया में मुसलमान नहीं आया। भारत में मुसलमान जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुरासान के रास्ते से आए हैं, जिसको आप अफगानिस्तान कहते हैं, या सिंध वाले रास्ते से। सिंध के रास्ते से आए हैं, गुजरात के रास्ते से आए हैं, मालाबार के रास्ते से आए हैं। तो हो गया ना यार। आज का जो गुजरात सिंध है वही तो पहले का यूनाइटेड गुजरात या जो भी नाम रहा होगा। जो पर्सिया से हमारी बॉर्डर मिलती थी वहां से आए ना। साउथ इंडिया में तो नीचे वो है, समुद्र है, वहां में कहां से मुसलमान आ जाएगा? समंदर से आए थे, समंदर से बहुत सारे आए थे। समुद्र से जो आते थे वो ट्रेड करने आते। एक भी विक्टर नहीं आया, एक भी आक्रमण समुद्र के सारे मुसलमानों ने नहीं किया। नहीं, आक्रमण की बात नहीं कर रहा मैं, मुस्लिम्स के आने की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम्स जो आप जिनको मुस्लिम्स मानते हैं वो मुस्लिम आक्रांता है। आपको तो ये पता ही नहीं है कि 600 650 या 700 के आसपास ही चेरामल में जो केरल है उसमें बन गई थी, मस्जिद बन गई थी वहां। तो मेसोपोटामिया और ये सब तो हमारे साथ पहले से उनके संबंध है, उनके इस्लाम में आने से पहले। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो आपके लिए बेसिकली दिक्कत यह है, आप इस्लाम को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कंफ्यूज करते हैं। आप इस्लाम को पॉलिटिकल पावर समझते हैं और भारत को उसी पॉलिटिकल चश्मे से देखना चाहते हैं आप। जैसे चूंकि इस्लाम का जो कॉन्क्वेस्ट है वो तलवार के बेस्ड पे है, तो आप समझते हैं दुनिया में सारी जो सोसाइटियां या जितने भी समाजों का निर्माण हुआ है वो सब तलवार के बेस पे हुआ है। ऐसे नहीं है। जर्मन कैसे बन गया? जर्मन कैसे बना? यूनाइटेड किंगडम कैसे बन गया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैसे बन गई? ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैसे बनी, बता दीजिए आप।
देखिए, बात फिर वही आप कर रहे हैं कि जो भारत की जो मौजूदा शेप है, जो ब्रिटिश हिंदुस्तान की मौजूदा शेप है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों शामिल हैं, तो वो आके ब्रिटिश ने बनाई है। उससे अच्छा पहले ये चलिए, मौजूदा ब्रिटिश ने बनाई, ब्रिटिश ने बनाई, मान लिया आपकी बात। अगर ब्रिटिश ने बनाई, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था, उनका अपना क्रिएशन था, तो क्या ब्रिटेन जो है पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर किसी को भी कर सकते थे? युगांडा के भी किसी आदमी को दे सकते थे, क्योंकि उनका बनाया हुआ था। तो डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? बांडुंग कॉन्फ्रेंस में और यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 73 दिया हुआ है कि नॉन सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स को उनका पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, वो कंसेप्ट क्या है जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करके सारी दुनिया में छाती पीटते हैं? नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी यूएन चार्टर में क्या है, और डीकोलोनाइजेशन क्या है, जरा बताइए लोगों को। देखिए, ब्रिटिश ने जाते हुए यहाँ के लोगों को ही दे के जाना था। युगांडा वाली जो आप बात करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ के लोग कौन थे? मुगल थे। मुगल तो बाहर से आए थे, तो वो उज्बेकिस्तान के लोगों को दे देता। आप तो मानते हो ना कि मुगलों से पावर लिया था। मुगल जो थे, मुगल यहाँ के बासी हो चुके थे। ऐसे आगे बासी हो गया जिसने भारत का भाषा नहीं इकट्ठा एक्सेप्ट किया, जिसने भारत के धर्म को नहीं एक्सेप्ट किया, भारत के वेद को एक्सेप्ट नहीं किया, भारत के खान पान को एक्सेप्ट नहीं किया, भारत की जीवन शैली को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कैसे हमारा हो जाएगा? आप चले जाएंगे जर्मनी में, ना तो जर्मन भाषा बोलेंगे, ना तो जर्मन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे, और वहां के मंदिर, वहां के चर्चों को तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे, तो आप जर्मन बन जाएंगे। आपको अकबर अकबर कौन कौन सी जुबानें जानता था? अरे वो 100 जुबानें जानता हूं भाई। मैं जानता हूं उज़्बेक, तो क्या मैं उज़्बेकिस्तान बन जाऊंगा? मैं रशियन जानता हूं। अब जो बहादुर शाह जफर था, उसका उर्दू दीवान सबके सामने है, उसकी पंजाबी शायरी सबके सामने है। तो ये कैसे बात कर रहे हैं कि आप जो बंदा यहाँ पे, ये कौन सी बात हुई आपकी कि कोई अगर कोई भाषा जान गया तो वो इंडियन बन गया क्या? मुझे उर्दू आती है तो मैं पाकिस्तानी बन गया क्या? जब वो यहाँ पे आए हैं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर ब्रिटिश की तरह वो होते कि जिसको उज्बेकिस्तान से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा होता, या ताशकंद बुखारा से, फिर तो आप कहें कि वो बाहर के लोग थे। ये सारे टेस्ट आपके लगाए हुए हैं ना, कि जब भाई उनका वो खुद खाना बदोश थे पूरा का पूरा। ये जो उज्बेक और ये जो बेदौइन, ये तो सारे कबीले और ट्राइब है ना, नोमैड है ये अपने आप को भाई। इनको पता ही नहीं होता था कि एक सेक्युलर क्या होता है। जो यहाँ पे आके यहाँ का बासी हो गया, तो जाहिर बात है वो नहीं, अफगानियों को क्यों निकाला आपने? फिर अफगानियों को पाकिस्तान से क्यों निकाला? किनको? अफगानियों को। हाँ, अफगानियों को इसलिए निकाला गया कि अफगानी यहाँ पे आए थे पनाहगजीन के तौर पे, और अभी आप पनाहगजीन के तौर पे आए थे, यानी आपने अभी तो आपका ये था कि जो यहाँ आके रह गया, जब अफगानी वहां आके, जो यहाँ पे आर्जी तौर पे आया है 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसने वापस जाना। वो तो ये बोल के नहीं आया कि मैं आर्जी तौर पे आया हूँ। वो तो बोला सब मेरा है। वो तो कहता पख्तूनख्वा मेरा है। डूरंट लाइन को नहीं मानते वो तो। अफगानी नो, अफगानी और हमारा जो पख्तूनख्वा सूबा है KPK, ये एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है यार। ये तो सब आपकी स्टेटमेंट है। अफगानी तो नहीं मानते। अफगानियों ने तो आज तक आपको यूनाइटेड नेशन में एज ए स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो कहते हैं कि अटक तक सब कुछ हमारा है। तो हम कहते हैं कि काबुल और कंधार हमारा है। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। आप तो वो है ना, आप तो इकबाल के शाहीन है ना। हम मुसलमान हमारा। हम इसलिए कहते हैं कि काबुल और कंधार मुगलों के सूबे होते थे। तो काबुल और उज्बेकिस्तान आपका है। उज्बेकिस्तान आपका है। मुगलों का सूबा नहीं था। एक मिनट, जो रिलेटिव राज करते थे। मुगलिया जो स्टेट थी, मुगलिया स्टेट के सूबे काबुल और कंधार थे। उज्बेकिस्तान उनका सूबा नहीं था। ईरान उनका सूबा नहीं था। वहीं से थे ना। ये क्या बात हुआ? जो जहां पैदा हुआ समर्थन बुखारा उसका नहीं है। वो मुगल राष्ट्र था, जो मुगल गवर्नमेंट थी यहाँ पे। गवर्नमेंट कैसे बनती है? गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन है आपका? यूएन चार्टर में भरोसा है आपका? काबुल और कंधार जो थे वो मुगलों के ही नहीं, उससे पहले। एक तो पता नहीं कहां से आपने मुगलों से ये वंशज ले लिया कि मुगलों का सब मेरा। खैर, उसके बाद यूएन चार्टर पे भरोसा है आपका? देखिए, यूएन चार्टर पे तो जाहिर बात है सबका है। हमारा क्या अकेलों का? यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्या है? आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर भी जबानी याद है। यूएन के प्रोविजन मुझे जबानी याद है यूं।
आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि मेंबर स्टेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ मेंबर स्टेट। यानी कि इन इंटरनेशनल रिलेशन में यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किसी स्टेट के अगेंस्ट में। और आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को जस्ट कोजेंस कहा गया है। यूज कोजेंस समझते हैं आप सर? आर्टिकल 63 ऑफ द वियना 53 आई गेस 53 आर्टिकल 53 ऑफ द वियना कन्वेंशन, द लॉ ऑफ द वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी जो है वो कहती है देयर इज समथिंग कॉल्ड यूज कोजेंस परम्पटरी नॉर्म। सुना है कभी आपने? परम्पटरी नॉर्म का मतलब होता है ऐसा लॉ जिसको कि कोई देश भले वो सॉवरिन भी है उस लॉ का वो निर्माण उस लॉ को वो तोड़ नहीं सकता और वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से भी पुराना है। फोर्स के दम पे हासिल की गई टेरिटरी को शुरू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। यही यूएन चार्टर है। इसीलिए डीकॉलोनाइजेशन की लेजिटिमेसी आती है। आपके हिसाब से तो डीकॉलोनाइजेशन की लेजिटिमेसी होगी ही नहीं। आपके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन एट ऑल। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे पाकिस्तान के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनवाइए लॉ का, या कॉन्स्टिट्यूशनल की क्लासेस दिलवाइए, या मेरी किताबें जो आएंगी 1 साल बाद मैं आपको मुफ्त भेजूंगा, वो पढ़िए। आप ही का भला होगा, मेरा कोई भला नहीं होगा, आप ही को पीस मिलेगी। और रही बात, आइए अब मैं आपको आपका जो सो कॉल्ड समझना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, इस पे भी बात करते हैं। पहले तो आपको मैंने ये दिखा दिया कि अगर आप यूएन चार्टर में मानते हैं डीकॉलोनाइजेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुगल भी कॉलोनाइजर थे, ब्रिटिशर्स भी कॉलोनाइजर थे। रही बात दूसरी, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? क्या हिंदुइज्म और इस्लाम एक चीज है? पहली बात, हिंदुइज्म और इस्लाम एक चीज नहीं है। हिंदुइज्म जो वर्ड है, उस वर्ड को जो हम अपने आप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं सनातन। वैदिक लाइफस्टाइल को हम हिंदुइज्म कहते हैं। लेट इट बी वेरी क्लियर। इस्लाम कहता है कि भाई जैसे आप कहते हो ना कि सब मुसलमान थे, यहूदियों को भी आप अपना बना लेते हो, क्रिश्चियनों को भी आप अपना बना लेते हो। चूंकि कुरान में जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी मौजूद है, तो आप कह रहे हो चूंकि हमारे कुरान में उनका मेंशन है, तो कुरान तो अबद से आया हुआ है। और कुरान की लॉजिक तो ये है कि ये लोहे अजल पे लिखा हुआ था उतरने से पहले। फिर भी आप कंटेक्स्ट देते हो, फिर भी आप कहते हो एक सूरा कैंसिल हो गया, एक वर्स कैंसिल हो गया। जो चीज लोहे अजल पे लिखी है अल्लाह मियां को पहले ही पता है कि हमें क्या कब भेजना है, उसके बाद भी आपके लॉजिक ये होते हैं कि इसका कंटेक्स्ट है। जो राष्ट्र होता है वो रिलीजन नहीं होता, वो कौम नहीं होता, राष्ट्र नेशन नहीं होता, राष्ट्र कॉमनवेल्थ होता है। इंडिया कॉमनवेल्थ है, इंडिया नेशन नहीं है। इंडिया कई नेशंस का समूह है। इंडिया की कंपैरिजन यूरोप से किया जा सकता है, इंडिया का कंपैरिजन जर्मनी से नहीं किया जा सकता। इसका कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट पहला जो था और आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ वेद रहेगा। वेद ने यहां के सोशल ऑर्डर को जन्म दिया है और दुनिया को फेडरलिज्म देने का काम भारतवर्ष ने किया। दुनिया को फेडरलिज्म देने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नहीं किया। हमने फेडरलिज्म दिया है दुनिया को। हम कभी भी भारत का कल्चर ने निर्माण किया है। यही कल्चर हमारी पॉलिटिकल शक्ति का केंद्र है। आपकी पॉलिटिकल शक्ति जैसे कुरान में है, जैसे एक मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट तो कुरान है ना। सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आसिफ साहब आपने? सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कुरान एंड द सुन्ना इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया। तो कुरान तो अब हिस्ट्री शुरू से लेकर करता है, तो क्या कुरान किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? उसी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया में जो सोशल ऑर्डर बना, जिस सोशल ऑर्डर को निर्माण दिया गया, उसकी सारी की सारी व्यवस्था वेद में दी गई है।
और वेद कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक दिन ऊपर से निकला और उस दिन से भारत शुरू हुआ। वेद भारत के निर्माण की कहानी का एक पार्ट शुरू होता है। जब लोग रहे होंगे, चरवाहे लोग रहे होंगे, उसके बाद उनके अंदर डिजायर आया कि लेट्स लिव अ कलेक्टिव लाइफ। उन्होंने फिर वहां से अपना आइडिया आइडिया को रिवील करना शुरू किया, दुनिया को जानने का प्रयास करना शुरू किया, अर्थ को समझने का प्रयास करना शुरू किया, स्पेशल रियलिटीज को जानने का प्रयास करने का शुरू किया। ऐसे बनता गया है वेद। वेद इज, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स अग्री दैट वेद इज द, हालांकि जो जैसा आपका ऑडियंस होता है उसी लेवल पे समझाना पड़ता है। कई लोगों को बोला जाता है वेद इज द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन जिन स्कॉलर्स के लेवल पे जब हम लोग बात करते हैं, जिस इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वहां हम सब ये एग्री करते हैं, इट्स बेसिकली द कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडियन ऋषिज, दैट हाउ वुड वी गवर्न इंडिया। वेद किसी एक आदमी के ऊपर नहीं उतारी गई है, आपको समझना पड़ेगा। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है। और भारत की डेफिनेशन कहां मिलती है आसिफ साहब? भारत की डेफिनेशन विष्णु पुराण में मिलती है, वेदों में मिलती है। राजा भरत, ऋषभ देव और मरु देवी के जो पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पे इसका पॉलिटिकल नाम भारत रखा गया, लेकिन इसका जो बाकी ज्योग्राफिकल नाम है वो जम्बू द्वीप है। वो इसका नाम एक और है जो मेरे दिमाग से भी स्लिप कर रहा है। आप समझ ही नहीं रहे हैं भारत की कहानी को। आप इसको कुरान के कंपैरिजन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कोई एक आदमी था, उसको वेद उतरा और उसी समय से भारत का निर्माण होना शुरू किया। नहीं है साहब ऐसा। वेद इज द कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया, भारत जो है वो एक दिन की क्रिएशन नहीं है। आप कभी हांस केल्सन की किताब पढ़िए, उस किताब का नाम है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और दूसरी किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ लॉ। तो वो ये कहता है कि एक कोई भी लॉ जो होता है, उस लॉ की वैलिडिटी अपने प्रीवियस लॉ से आती है। और एक समय के बाद, जैसे मान लीजिए आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, वो क्यों वैलिड है? क्योंकि मान लीजिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्यों वैलिड है? मान लीजिए पाकिस्तान के लोगों ने बनाया। आपको शायद आता पाकिस्तान के लोग कैसे बने? आप पाकिस्तान कब बन गए? जब ट्रांसफर हो रहा था पॉपुलेशन का, क्या पाकिस्तानी थे? क्या जो लोग भारत में रह के दुविधा में थे कि हम भारत जाएं कि पाकिस्तान जाएं, वो भारतीय थे या पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी जहन का नाम है या पाकिस्तान भौगोलिक रियलिटी है, जोग्राफाई रियलिटी है? हर वो आदमी जो भारत के हार पे पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करता है इंडिया में, वो पाकिस्तानी है या भारतीय है? और आपकी डेफिनेशन है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो भी जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है वो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी हो जाता है। फिर पाकिस्तान की कोई सिटीजनशिप नहीं हो सकती। राष्ट्र नेशन नहीं है। नेशन सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का है, वो है यहूदी। बाकी कोई नेशन नहीं है। इस्लाम कौम नहीं है। इस्लाम ब्रदरहुड हो सकता है, नेशनहुड कभी नहीं हो सकता। बने इजराइल, बने ये वो ट्राइबल को समझना पड़ेगा आसिफ साहब। मैंने आपको छींक ला दी, क्षमा कीजिएगा। चलिए अब आप भी अपनी जो बातें हैं वो आप बोल लीजिए। मैं 10 मिनट अपने जीवन का आपको दे देता हूं, आपका ज्ञान भी सुन ही लूंगा। दे दीजिए। नहीं, मुझे ना दीजिए। जो असल सवाल है जो रिबाहा जी का, उस पे बात कीजिए। जो वो कह रही है कि आपकी क्या कोई आबाई जमीन जायदाद है? जी बिल्कुल। आबाई जमीन जायदाद होती है ना, वो मुगलों के आने के बाद आपको मिली थी कि मुगलों के आने से पहले बनी थी? आपके खानदान के लोग जब हिंदू से मुसलमान हुए तो वो जायदाद उनकी थी या मुगलों की थी? देखिए, ये जायदाद, गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं आप? गवर्नमेंट का, चलिए आप डिफाइन कीजिए, व्हाट इज गवर्नमेंट फॉर यू? डिफाइन कीजिए गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट जो भी है, असल में आप बातों को उलझाएं ना डॉक्टर साहब। आप सीधा साधा उसको जवाब दें। मैं सतही लेवल का बात करने का आदमी नहीं हूं। मैं आपके बहुत से स्कॉलर्स को पढ़ा हूं और सुना हूं। मैं सतही लेवल की बात ही नहीं करता। मैं इवेंट्स को डिस्कस ही नहीं करता। मैं वीडियोस को डिस्कस नहीं करता। ये खेल है दिमाग बनाने का, और जो मेरा लेवल है वो दिमाग बनाने वाला लेवल है। आज की भाषा में कहें तो आप मुझे प्रॉफिट कह सकते हैं, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है मेरी।
मैं आपसे फिर कहूंगा, आप मुझे हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने हिसाब से इवेंट करके बात करेंगे, मैं नहीं, आपसे कोई डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, राष्ट्र नेशन नहीं है। जैसे आप ही कहते हैं उर्दू में तो कुरान के तर्जुमे के लिए एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, उसमें से जो मीनिंग आप लेना चाहे। ये तो बेसिकली मिस्टेक भी यही है कि जब एक ही शब्द के कई मतलब हैं तो फिर ये सोचना चाहिए था ऊपर वाले को, फिर हर आदमी अपने अपने मर्जी का वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मीनिंग लो, ये मीनिंग मत लो। भाषा भी नहीं देख पाया ठीक से एक। तो आपने राष्ट्र की मीनिंग अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से नेशन चुनी हुई है। मैं समझा समझा के हार गया, ये कॉमनवेल्थ है। आप पढ़ लीजिए किताब उसकी, किसकी, रूसो की, या आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, रुक जाइए अभी आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आसिफ साहब, मैं तब तक आपसे एक सवाल करती हूँ कि सेकुलरिज्म का आपके नजदीक क्या मतलब है, बताइएगा। देखिए, सेकुलरिज्म का साफ साफ मतलब यही है कि स्टेट को किसी के मजहब से कोई गर्ज नहीं है। स्टेट सिर्फ स्टेट है, चाहे उसमें जो भी किसी भी मजहब का मानने वाला रह रहा हो, और जो मजहब है वो स्टेट की पॉलिसी नहीं होता। और सर ये क्या डेफिनेशन नहीं है सेकुलरिज्म की साहब, ये डेफिनेशन नहीं है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। बात समझ में आ रही है? मैंने भी यही बात की है, लेकिन इसको आप चले, मैंने थोड़ा सा नहीं, दूसरे ना ना अंदाज ना में किया। ना 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 ना, ये चीज नहीं। आप जो कह रहे हो न्यूट्रलिटी ऑफ द रिलीजन ऑफ अ स्टेट, ये नहीं है। नहीं, स्टेट का कोई मजहब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। स्टेट का बिल्कुल मजहब होता है, उसका कल्चर ही उसका मजहब होता ये है। आपको समझना पड़ेगा, जब क्रिश्चियनिटी और इसने, इस्लाम ने, ये बेसिकली अपने कल्चर को दूसरे सोसाइटीज पे जाके थोपने लगी, और जब दूसरी कल्चर्स इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आई तो लड़ाइयां और झगड़े होने लगे। जैसे मैंने आपको आज सुबह भी बताया था या कल बताया था आसिफ साहब, यहां पे कोई जैन किसी बुद्ध को गोली नहीं मारता, यहाँ पे कोई बुद्ध किसी जैन को काफिर नहीं कहता, कोई जैन किसी सिख को काफिर नहीं कहता, कोई सिख किसी जैन को काफिर नहीं कहता, कोई हिंदू किसी बुद्ध को काफिर नहीं कहता, कोई गोली नहीं मारता एक दूसरे को। आप तो शिया सुन्नी को गोली मार रहे हो दिन रात, शिया काफिर। आप ही क्या लगते हैं? पूरी की पूरी एक लश्कर जंगवी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसीलिए बनाया गया है, लब्बैक रसूल अल्लाह, इसीलिए ये ग्रुप है उनका। क्यों हो रहा है ये सब? नेशनहुड is a distinct idea of what you call Abrahamic faith, यहूदियों का। तोरा उनके समाज के लिए बना हुआ था, वरना कौन सा गॉड कह रहा है कि फैरो का, मैं फैरो का गॉड नहीं हूं, तो फैरो को किसने बना दिया? ये कुल देवता का कॉन्सेप्ट हमारे यहां भी है, हमारे यहां शिव सबके भगवान है, लेकिन हर कम्युनिटी का एक कुल देवता होता है। गांव में जाकर के कुल देवताओं को पूछते हैं आज भी। जो यहूदियों का कुल देवता था वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है गॉड ऑफ इजराइल हूं मैं, आपने उसको यूनिवर्सल गॉड बना दिया। क्रिश्चियनों ने शुरू किया था, फिर अरबों ने ले लिया, दोनों ही आपस में लड़ मरे। अगर आपका गॉड और यहूदियों का गॉड सेम गॉड है तो गॉड ऑफ इजराइल है भाई। और रही बात कि भाई उसने एडम बनाया और एडम से सारी दुनिया में फिर मानवता निकली, ऐसे 76 कहानियां फ्लोट करती हैं हर अलग अलग सोसाइटी में कि पहला मनुष्य कैसे क्रिएशन में आया। जूस की नॉन हिस्ट्री 2,500 से 3,000 साल की। हमारे यहां भी राम जी का और रावण जी का युद्ध हुआ, मगर गॉड को लेके नहीं हुआ, दोनों शिव के पुजारी थे। अच्छाई या बुराई को लेके युद्ध हुआ। सर, विद ऑल माई फोल्डेड हैंड, डीकॉलोनाइजेशन समझें। स्टेट का जन्म दो तरीके के स्टेट है। एक वो स्टेट जो ऑर्गेनिक होते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, एन नंबर, स्पेन, ये सब ऑर्गेनिक है। अरब, सब ऑर्गेनिक है। उसके बाद शुरू हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसको आप कहते हैं ये रिलीजियस इंपीरियलिज्म, कि रिलीजन मेरा होगा, तुम्हारे कल्चर को हम खा जाएंगे। जब कल्चर को गलत बताना शुरू कर दिया किसी गॉड ने, कौन सा गॉड कह रहा है यार कि मेरी मूर्ति पूजा मत करो?
और वो गॉड जो है, मेरा गॉड मुझसे कह रहा है कि एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, और आपका गॉड आपसे कह रहा है कि यार नहीं, मैं ही सिर्फ सीखूं, बाकी सब गलत है। अब क्या कीजिएगा? लड़िएगा सारे गॉड से जाकर के। और अगर आप कह रहे हैं कि गॉड लड़ लेता, आप ही का स्टेटमेंट है, तो फिर गॉड को छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप तो कह रहे हैं कि हम भगवान का दिया हुआ लॉ इन ऑफिस करेंगे। इतना आसान नहीं है। गॉड का बिजनेस स्पिरिचुअल रखिए। जो डीकॉलोनाइजेशन ऑफ स्टेट जब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का जन्म कैसे हुआ? जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, यूरोपियन पेगनिज्म ने जूइश लीगल सिस्टम को ले लिया। उसमें उन्होंने लीगल सिस्टम जूइश ले लिया और अपना यूरोपियन पेगनिज्म मिला दिया, यानी कि होली स्पिरिट, सन एंड गॉड। और उसके बाद लीगल सिस्टम आ गया पूरा का पूरा वहां से, यहूदियों वाला। उन्होंने इसको नाफिज कर दिया यूरोप में। यूरोप में बवाल मच गया। मार्टिन लूथर जर्मनी का था, उसने जर्मन से कहा, पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जिसने, जो सोशल मीडिया ने जो काम किया, वो काम मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर ने कहा, जर्मनों से बेवकूफो, जिस रिलीजन को और जिन पास्टर्स को इनको तुम मानते हो, पढ़ तो लो इसमें क्या लिखा है, जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत कहते हैं। बाइबल आर्मियाक में लिखी हुई थी, उसने उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया, घर घर बंटवाया पहले। उसके बाद जो कैजर द सेकंड था 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में, कैजर द सेकंड ने कहा कि रिलीजन में की गई शादी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के सामने की गई शादियां जो है वो एक्सेप्ट होगी जर्मनी में। और आज भी यही रूल है। क्यों हुआ ये? क्योंकि बाइबल से आप इसके लिए मुझे मत सुनिए, आप पढ़िए जॉन लॉक की किताब द ट्रू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। वो ये डिफाइन करता है कि जब आप पॉलिटिकल पावर निकालते हो, जिसको आप सेपरेशन ऑफ स्टेट कह रहे हो, सेपरेशन है, एनाइलेशन नहीं है। रिलीजन रहेगा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें से पॉलिटिकल पावर निकाली जाती है। पॉलिटिकल पावर क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर? पॉलिटिकल पावर का डेफिनेशन होता है पावर टू मेक लॉ, पावर टू कंट्रोल ह्यूमन कॉन्डक्ट। अब जब आपने बाइबल में से लॉ निकाल लिया तो बचा तो बाइबल बिना लॉ वाला, जिसमें स्टोरीज है, जिसमें स्पिरिचुअल बातें हैं, गॉस्पेल है। सारी लीगल शक्तियां निकल गई। तो अब ये लीगल शक्ति जो है, जो पॉलिटिकल शक्ति है, कहां जाएगी? इसको कहा गया कि यूरोप में जितने नेशन हैं, यूरोप को नेशन के आधार पर बांटो और हर नेशन को ये पॉलिटिकल पावर दे दो। इससे जन्म होता है नेशन स्टेट का, विच इज एन एक्सक्लूसिवली यूरोपियन आइडिया। भारत में नेशन स्टेट का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि भारत इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, because there was never a church. Although under the Government of India Act 1919 the Britishers did establish the ecclesiastical establishment. आप जाकर के आर्टिकल 126 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ लीजिएगा और उसकी कंपैरिजन आप कीजिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या उनके आर्टिकल 1 से, जहां पे वो ये लिखते हैं, आर्टिकल का नंबर इधर उधर हो सकता है, जहां पे वो ये लिखते हैं दैट स्टेट शैल नॉट एस्टैब्लिश एनी चर्च। जब यूरोपियंस ने अपने लिए सिस्टम बनाया अमेरिका में, तो लिख दिया कि कोई स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन स्टेट नहीं करेगा। लेकिन जब यूरोपियंस ने इंडिया में रन किया अपने आप को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया, तो एक्लेस्टिकल स्टैब्लिशमेंट बनाया, चैपलिन्स पावर बनाई। यहां पे उनका खर्चा स्टेट के टैक्स से जाता था, एक्लेस्टिकल स्टैब्लिशमेंट का। मुगलों ने इस्लाम के रूह से इसको रूल किया और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको चर्च ऑफ इंग्लैंड के बराबर की इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की। और मैं आपसे अगर कुछ कह रहा हूं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मैंने आपको प्रोविजन बता दिया 1919 का, फिर 1915 में आया, 1919 में अमेंड हुआ, फिर फाइनली 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अच्छा, इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। आसिफ साहब, इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्क्वेस्ट पॉलिटिकल। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी यूरोप के अंदर डिफरेंट स्टेट्स मौजूद थी। वहां पे कोई एक स्टेट नहीं, तो हम कह दें कि नेशन स्टेट्स नहीं थी, तब भी वहां नेशन स्टेट्स मौजूद थी। तो नेशन स्टेट नहीं, उनको वो जिनको आप स्टेट की डेफिनेशन कहते हो, उसकी पॉलिटिकल पावर का सोर्स दूसरा था। जब उन्होंने बाउंड्रीज डिटरमाइन कर दी नेशंस के आधार पे, स्टेट बिल्कुल थी वहां पे। देखिए, बाउंड्रीज हमेशा से वही चलती आई हैं, जो वहां पे जो कोई फतह कर लेता था जिस इलाके को, अपनी मर्जी से बाउंड्रीज तश्कील दे लेता था। बाउंड्रीज का तो मामला तो अब आके खत्म हुआ है ना, जब से यूनाइटेड नेशन आया है, या उससे पहले वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से शुरू किया गया था। बाद में इसको बाउंड्री का जो नंबर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में टेरिटोरियल कॉर्पोरेटाइज्ड स्टेट जिसको कहते हैं, वो कॉर्पोरेटाइज्ड स्टेट कोई इनकी कॉन्सेप्ट नहीं थी। जैसे आप पढ़िए, आपके यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदू जो है वो बाहर से आने वालों को मलिक कहते थे।
उन्होंने अपनी टेरिटरी कॉर्पोरेटाइज कर रखी थी, उनको पता था ये टेरिटरी हमारी और ये बाहर से आने वाला हमारा पार्ट नहीं है। जैसे आप रोमन में पढ़ेंगे, दो तरीके के लॉ होते थे, जस्ट जेंटियम और जस्ट सिविल। रोमन के लोकल जो लोग होते थे उनके ऊपर जस्ट सिविल लगता था, और जो बाहर से लोग आते थे उनके ऊपर जस्ट जेंटियम लगता था, या अदर वे राउंड। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि इस तरह यहाँ पे चलता रहा है सिलसिला, वो कोई ऐसा नहीं है। असल बात जो कर रही है रिवाहा जी, मामला वही था कि जो भारत की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मौजूदा स्टेट है या रियासत है या हुकूमत है, वो सेकुलर है या हिंदू है, वो इतना जानना चाह रही है, जिसका जवाब ये वैदिक है। हमारे मॉरलिटी वैदिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल वैदिक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन वैदिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर वैदिक है, जिसको आप हिंदू कहते हैं। हमारी सोसाइटी की देखिए, हाँ पूछ लीजिए आप, अच्छा पूछ लीजिए। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भारत सेकुलर है या हिंदू है, वो ये जानना चाह रही है। भाई मैं फिर वो कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म की जब चर्च और स्टेट दोनों ही नहीं है यहां पे, तो किससे सेपरेट कीजिएगा? भारत का निर्माण जो है 1976 में ये सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया, उसके पहले भारत क्या था? हिंदू था। एक मिनट, आप लोगों को सेक्युलर वर्ड आप 1976 में जोड़ा गया, ठीक है, उससे पहले क्या था? अब आप बताइए उसके पहले क्या था, आपको क्या लगता है क्या था? ये 1950 के पहले क्या था? 1950 के पहले क्या था? मुगलों के आने से पहले क्या था? ये क्या था मुगलों के आने से पहले? मुगल तो आए हुए मुश्किल से 500-600 साल हुए इनको। 17वीं शताब्दी में मरा ना ये औरंगजेब, आज 2025 चल रहा है, मुश्किल से 304 से 300 साल हुआ। और मुगलों का टोटल शासन जो रहा होगा 150-200 साल का रहा होगा। उसके पहले क्या था भारत? मोदी भी रहे हैं, तुगलक भी रहे हैं। अरे ये तो लुटेरे वो थे यार, अब आप इनको कहेंगे ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो रही है बहुत सी पहले भी रही है, उससे पहले भी थी, मौजूद थी यहाँ पे। टीटीपी गवर्नमेंट है? टीटीपी अगर कोई इलाका पॉलिटिकल फोर्स आप रिकॉग्नाइज करते हैं? टीटीपी अगर कोई इलाका फतह करके वहां पे अपनी गवर्नमेंट कायम कर ले, जैसे तालिबान ने कर लिया अफगानिस्तान में, तो आप सारे ऑक्यूपेशन को आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं जानते? सब ठीक तो है मियां साहब जी? आप ऑक्यूपेशन समझते हैं? आप ये मानते हैं कि गाजा एक ऑक्यूपाइड लैंड है? इजराइल ने मिडिल ईस्ट के और पैलेस्टाइन के एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि वो इजरायली जमीन हो गई है? नहीं, जाहिर बात है वो गजा के लोगों की है वो जमीन, तो वो ऑक्यूपाइड लैंड है ना, इजराइल ने ऑक्यूपाई किया ना लैंड। बिल्कुल, यानी कि सारी फतह से जीती गई लैंड जो है वो वैलिड तो नहीं होती ना, वो ऑक्यूपाइड लैंड हो जाती है ना। देखिए ये मौजूदा सिचुएशन है, जो पहले सिचुएशन यही थी, जो जिस इलाके को फतह कर लेता था वो उसका हो जाता था। जो हालात कहां से लेके आए आप? मैं आपको बोल रहा हूं, और कोई माई का लाल स्कॉलर मुझसे मिलवा दीजिए, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जाके अपने बेस्ट लॉयर से बात कीजिएगा और अपने बेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से बात कीजिएगा। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जुस कोजेंस और परम्पट्री नॉर्म, एक ऐसा नॉर्म जो कि स्टेट्स भी वॉयलेट नहीं कर सकते, एंड इट हैज बीन देयर फॉर टाइम इमेमोरियल। जस्ट कोजेंस है वो, और जस्ट कोजेंस क्या है कि यूज ऑफ फोर्स के द्वारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जो भी चैलेंज करेगा या चेंज करेगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब इराक ने कुवैत को अपना 5th स्टेट करके अनेक्स करने की कोशिश की थी, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन निकाला था कि ये गलत है। देखिए जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, उससे पहले के हालात जो थे ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी कॉलोनाइजर्स थे कि नहीं थे? अगर फतह से वो वैलिड हो जाती है तो ब्रिटिशर्स ने भी कॉन्क्वेस्ट के थ्रू जीता, वो कॉलोनाइजर थे या वो इंडिया के वाकई में मालिक थे? ब्रिटिश अगर यहाँ के हो जाते, वो तो यहाँ के हुए ही नहीं ना, वो तो रहे क्या मतलब है वो जैसे हुए? आप तो अपना फॉर्मूला नहीं देंगे ना, वो यहीं के थे भाई, वो यहाँ से आते जाते रहते थे। मैंने अपना घर गोवा में बना लिया, मैं बनारस में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, ये कोई जरूरी थोड़ी कि गोवा में रहूं मैं। आपका रहीम यार खान में घर है, मगर आप रहते तो लाहौर में या कहीं और है ना, तो रहीम यार वाला खान घर आपका नहीं रहेगा। देखिए रहीम यार खान और लाहौर को या गोवा को और बनारस को आप ब्रिटिश के साथ ना जोड़िए। अरे भाई इसी को आप दूर कर लीजिए। आपका एक घर मान लीजिए लंदन में है, आपका घर एक पाकिस्तान में, माशाल्लाह अमीर तो आप बहुत हैं, पैसा हम लोग को भले ना दे रहे हो आप, ना रिवाहा जी को ना मुझे,
लेकिन अमीर तो आप, मुझे लगते हैं आपके 3-4 घर हैं, हर घर में आपके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और 4-5 कारें तो मैंने देखी है अपनी इन्हीं आंखों से। नहीं तो 4-5 नहीं, 4-5 आपको किसने कह दिया? 4-5 चलिए तक 6-7 के बाद खत्म कर लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपके किसी पाकिस्तानी का, जनरल का और इन लोग का घर तो प्रॉपर्टी तो कनाडा, लंदन सब जगह है ना, वो उनकी नहीं रह गई। वो जब पाकिस्तान चले जाएंगे तो प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो जाएगी। डुअल नेशनलिटी को तो आप एक्सेप्ट करते हो ना? तो हमारा कानून है ना डुअल नेशनलिटी का। वो उनका कानून था, ये अंधा कानून है मियां साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर बात, एक तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, जो वो जानना चाह रही हैं आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे नहीं आ रहे। और वो जानना चाह रही है, वो जानने के नीचे मैंने लिखा है, इसको शेयर कर दीजिए, स्क्रीन पे ला दीजिए, पढ़िए लिखिए ना। आप लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ रहे सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान है ये। आइए मैं इनको प्रियम्बल पढ़ता हूँ। वी द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वेद है, बता तो दिया मैंने आपको। नहीं, ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दर्ज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इट्स ए गवर्नमेंटल एक्सरसाइज। ये भारत का निर्माण नहीं करता। इसका प्रियम्बल कहता है, सुन लीजिए, इसका प्रियम्बल कहता है, ये आप देख लीजिएगा, आप लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved ourselves to constitute India into a, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें भारतीय नहीं बनाया है, हम भारतीयों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वाज़े तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। आप इस्लामिक हैं? आप एक इस्लामिक मुल्क हैं? हमारे आइन में यही लिखा हुआ है। आपके आइन में बहुत चीजें लिखी हुई है। आपके आइन में लिखा है कि आप लोगों को अरबी सिखा देंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आया के भारत के आइन में कोई ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का जो मेन आइन है वो वेद है, वहां लिखा हुआ है कि ये भारतीयों की जगह है। ये गवर्नमेंटल एक्सरसाइज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जैसे 1935 में बना, जैसे 1919 में बना। गवर्नमेंटल इंडिया एक्ट की ही बात कर रहा हूं कि उसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में एक अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, लेकिन उसका जो प्रियम्बल, उसको छोड़ दीजिए, 1976 पे भी बाद में बात कर लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये लिखा हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? हाँ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान में से हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र था। भारत का मतलब क्या है? राजा भरत के, भाई मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। उत्तरम, एक मिनट, सिंपली ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा गया है बाकायदा कि ये इस्लाम जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ जो है, शरिया है, इस्लाम हमारा स्टेट का मजहब है, रिलीजन है, क्या भारत के आइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ, भारत का, देखिए ऐसा कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं, ये कहीं नहीं लिखा होता। आपके यहाँ पे चूंकि कुरान को आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जो कि बेसिकली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो नहीं सकता, ना तो आपको अरबी आती है ना कुछ आती है। तो फिर छोड़ दीजिए, आप कुछ भी लिख दे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लॉ तो नहीं बन जाएगा। आप कल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे हम अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज हो जाएंगे क्या? वो बात अलग है। बहस में नहीं जा रहे कि क्या सही लिखा है क्या नहीं तो लिखा। आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि भारत के संविधान में कहीं ये लिखा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं कि नहीं है, मैंने आपको 2 डेफिनेशन दे दी। पहला, प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग। हमें भारतीय किसने बनाया? डॉक्टर साहब, आप ना ऐसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, भारत वर्ड का कोई मतलब होगा ना, हर शब्द का मतलब होता है ना। भारत का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली कहीं पे ये लिखा हुआ है? अरे डायरेक्टली तो इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा है कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्टेट है। कहीं नहीं लिखा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। हमारे यहाँ तो 600-700 तो केस हो चुके हैं ये बताने में कि इंडिया फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिक फेडरल है, इंडियन सिस्टम है, ये है क्या? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा ये फेडरल स्टेट है। इंडिया में किसी स्टेट की लाइफ गारंटीड नहीं है। जब ये बना था तब तमिलनाडु नहीं था, जब ये बना था तो उत्तराखंड भी नहीं था। स्टेट को यूं तोड़ देते हैं यहां पे, यूं। अभी तोड़ा है कश्मीर को और यूटी बना दिया, लद्दाख को एक नया टेरिटरी बना दिया, यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया था और यूपी बना दिया था,
अभी आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया, यूं तोड़ते हैं। आर्टिकल 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, और उसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, आप जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़िए उसको जाके, जहां पे पहली बार आया कि फेडरलिज्म क्या है, अमेरिकन फेडरलिज्म की कंपैरिजन की गई इंडियन फेडरलिज्म से। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ये गवर्नमेंटल एपरेटस देते हैं, इंडिया की रूह, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अच्छा आप बताइए, आप इंडियन नहीं है, ठीक है, आप इंडिया तो है, पाकिस्तान का नाम इंडिया तो आपका नाम है ही नहीं, वो तो है ही इंडस वैली हमारे पास है सारी की सारी। इंडस वैली से इंडिया कैसे आ गया? इंडिया तो नाम ही विदेशी है यार। आपकी लैंग्वेज में क्या नाम था? पंजाबी आपकी लैंग्वेज है ना, पंजाबी में क्या जिस जगह का नाम था? वैली क्या है? वैली तो सब विदेशी नाम है, पंजाबी में नाम बताइए। देखिए वादी सिंध जो है हमारे पास, वादी तो ये तो उर्दू नाम हो गया, पंजाबी में बताओ भाई, पंजाबी विच दल दसो तुसी मैनू। देखिए सिंध जो जिस इलाके को कहा जाता था वो हमारा ही इलाका है सारे का सारा। अब ये तो वो तो सिंध आपको अपना नहीं मानते यार, वो कहते हैं पंजाबी हमारे ऊपर आकर के हो गए, मुहाजिरों को आपने मार के भगा दिया। जो मौजूदा सिंध प्रोविंस है वो एक डिफरेंट चीज है। आज तक उन्होंने आपकी ये जो मुस्लिम लीग नून है उसको इवनिंग कर दिया है। मुस्लिम लीग इवनिंग कभी वोट नहीं दिया, जब भी दिया पीपीपी को दिया है। आपकी पार्टीज को तो वोट वो करते नहीं है। सिंधी भाषा आपकी नहीं है, वो मौजूदा सिंध प्रोविंस है। आप अपना बताइए, पंजाबी विच तुसी मैनू गल दसो कि की नाम हैगा ताड़े क्षेत्र का? सिंध हमारा ही नाम था ना। आपका नाम सिंध है तो आप पंजाबी नहीं है, तो आप पंजाबी नहीं है। आप पंजाबी एंड सिंध वन एंड द सेम थिंग सर। मेरी बात सुने, कश्मीर से लेके सिंध तक और कराची तक जो था, दिवल तक का इलाका, इसको सिंध ही कहा जाता था हमेशा। आप लोग तो लतीफे इतने अच्छे करते हैं ना कि मैं तो क्या ही बताऊं कि जो सिंध के अंदर दरियाए सिंध को दरियाए सिंध नहीं कहा जाता था, उसको वहां पे दरियाए मेहरान कहा जाता था। दरियाए सिंध उसको आप जो कह रहे हैं कि सब सही है, आप जो कह रहे हैं सब सही है। देखिए ऐसा है ना, आप तो इकबाल के शाहीन है। इकबाल ने क्या लिखा था? मुसलमान हमारा किया कि आया के भारत के आए। अगर आप नहीं बेचारा, मैं कह रहा हूं भारत के लोग, भारत का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं किया, भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। सब जो भी किया, मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिया भारत के, उसमें मैंने आपको बता दिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आपने अभी खुद ही सऊदी अरेबिया की मिसाल दी थी कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान हिंदुओं को ही भारतीय कहते हैं ना। कैसे? अभी मैं सुन रहा था, एक वीडियो सुन रहा था, उसमें वो आपके यहाँ पे, अब अगर आप झूठ नहीं बोले तो हिंदुओं को लोग भारतीय कहते हैं ना। रिवाज आप बताइएगा जरा, आसिफ साहब, जो हिंदू होता है नॉर्मली उसको भारतीय समझा जाता है कि नहीं? रिवाज को बोलने दीजिए। ये असल में ना ये इनके इलाके में हो सकता है, क्योंकि यहाँ लाहौर में हिंदू भारतीय, भारतीय हिंदू है, हेंस प्रूफ्ड आप ही के शब्दों में। ये बात सुनिए, जो लाहौर में हिंदू पॉपुलेशन एक्चुअली अब है नहीं, जहां पे हिंदू पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, उसने चश्मा कुछ और लगाया हुआ है। वो चश्मा लाहौर के शहर में राम प्रभु श्री राम के बच्चे के क्षेत्र में रहने वाला हिंदू नहीं होगा। नाम चेंज करने से आप आसिफ हो जाएंगे, आपको वो हिंदी ही कहेंगे। आपको ना तो सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप देंगे, ना तो आपको सिटीजनशिप देंगे सेंट्रल एशिया का। आप अरबी सीखेंगे ना। हिंदू पॉपुलेशन हमारे साउथ पंजाब में मौजूद है, सिंध के अंदर मौजूद है। पाकिस्तानी तो नहीं है ना वो हिंदू पॉपुलेशन? पाकिस्तानी तो नहीं है। क्यों? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जब 14 अगस्त को प्रोग्राम होते हैं, हम इस्लामिक हैं, तो जो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है वो पाकिस्तानी कैसे हुआ यार? आप तो यार अल्लाह अकबर कर रहे हैं आप। देखिए 11 अगस्त 1947 की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये अनाउंस किया गया था कि आप आजाद हैं, चाहे आप चर्च में जाएं। फिर तोड़े देश को जब आजादी थे तो, जब यही करना था तो इंडिया में रह जाते।
हाँ, ये बात अगर भारत में रह जाते तो आज वही हाल होता जो वक्फ बिल ला के किया गया है। क्या किया आज गया वही वक्फ बिल में? क्या किया गया है वक्फ बिल में? क्या किया गया है वक्फ बिल में? सुन ले जरा, बता दीजिए। और वही हाल होता जो गुजरात में किया गया है वक्फ बिल में? ऐसे तो मैं भी कहता हूं आपने हिंदुओं को मार के जिनोसाइड किया है और टूटे आप, बंगालियों को मारा, टूटे आप, हम तो एक भी आज भी इकट्ठे। आप बताइए, हत्या आप करो, जिनोसाइड आप करो, छोटी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को पकड़ के उनका जो है शादी आप करवाओ, आप दूसरों के ऊपर उठा रहे हो। इसलिए आप बने थे कि हिंदुओं की पॉपुलेशन को खत्म कर दे, 27% से 2% पे ले आए। नहीं, 27% कब थी? चले ये बताइए मुझे जरा, 27% देख लीजिएगा 1925 का जो सेंसस आया था, उसके बाद जो वो था, क्या नाम है, क्रिप्स मिशन। कौन सा सेंसस? 1925, दो रिपोर्ट में बता दो, क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट देख लीजिएगा, उसमें भी पॉपुलेशन का आपको डेटा मिल जाएगा। 1925 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी भारत की जो ज्योग्राफिकल आइडिया थी और उसका पॉपुलेशन का डिवीजन था, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने 1925 की मिसाल दे दी। उसमें बंगाल ऐड था या सिर्फ आप पंजाब और सिंध की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? वो छोड़िए ना, वो तो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपने क्या हिंदुओं को कन्वर्ट करने पे मजबूर नहीं किया है? आपके यहाँ पे मोहम्मद यूहाना करके क्रिकेट प्लेयर था, उसको आपने मोहम्मद यूनुस बना दिया। आपने 27% की बात की है, तो वो पूरा जवाब सुन लीजिए ना, कि 27% आया कि वो बंगाल समेत पाकिस्तान में थी या पंजाब, सिंध और केपीके की पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं? वो सिर्फ पंजाब की थी जी, सिर्फ पंजाब की, सिर्फ पंजाब की। तो आप ये भी तो आगे देख लीजिए ना, जो पंजाब की डिवीजन नहीं हुई, जब पंजाब की डिवीजन हुई 10 लाख पंजाबी डिवीजन के बाद उस वाले लाहौर में पूरे हिंदू रहते थे, लाहौर हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। जब डिवीजन हुई तो उस वक्त जो ईस्ट पंजाब जो भारत के पास है इस वक्त, तो वहां पे भी तो 45% मुस्लिम थे ना, वो अब वहां पे हमारी तो पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ करके 20% हो गई। जब अंग्रेज गए थे यहाँ पे मुश्किल से 7% 8% मुसलमान थे, अब वो 20% है। कहां पे? भारतवर्ष में। आप भारत की नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत पे मैं ईस्ट पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं ईस्ट पंजाब की बात कर रहा हूँ। हिंदू मेजॉरिटी में थे, आपने खत्म कर दिया उनको। ईस्ट पंजाब में मेजॉरिटी में हिंदू थे, वेस्ट पंजाब में मेजॉरिटी में हिंदू थे, आपने खत्म कर दिया सबको, खा गए आप। एक मिनट बात सुन लीजिए। पंजाब के अंदर मेजोरिटी जो थी 56% 1941 की जो सेंसिस है उसके मुताबिक मुस्लिम्स थे। अच्छा, 56% नहीं डॉक्टर, सुन लीजिए, 56% मुस्लिम्स थे, बाकी तो 44% थे, उनमें क्रिश्चियन भी हैं। अगले प्रोग्राम पे इस पे बात करेंगे, मैं डेटा के साथ आ जाऊंगा। अगले मेरे पास कमीशन रिपोर्ट्स में है, थोड़ा सा पहले ही कर दूं ना, जो आप लोग उस 27% को दूसरी तरफ ले जाते हैं। मामला ये है कि जब 47 में पार्टीशन हुई और बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ पंजाबियों का, ईस्ट पंजाब के अंदर लाखों मुसलमान, या अल्लाह मैं क्या सुन रहा हूं, मुसलमान से पंजाबी के हिसाब से ईस्ट पंजाब में मुस्लिम्स मर्डर हुए, बड़ी तादाद में वेस्ट पंजाब में। जब से मुसलमान भारत में आया उसने मर्डर के अलावा किया क्या है? अभी आपने तुगलक और ये लोग, हमारे यहाँ पे दिल्ली में एक मॉस्क है, उसका नाम है कुव्वतुल अल इस्लाम मॉस्क, उस पे लिखा है 27 मंदिरों को तोड़ करके कुव्वतुल अल इस्लाम मॉस्क। डॉक्टर साहब, जब तैमूर ने यहाँ पे सरों के मीनार नहीं बनाए थे? किसने? तैमूर ने, तैमूर ने हमारे ही सरों के मीनार बनाए थे, उसने मुगलों को ही मार के बनाए थे, उसने इनको, मैं पूरी बात सुन, उसने तुगलकों को मार के ही बनाए थे, उसने मुस्लिम एम्पायर के ही सरों के मीनार बनाए थे। उसने हीरो माने थे भी, तैमूर और तुगलक आपके हीरो। तैमूर को कौन अपना हीरो मानता है? हमारे आप तो लोग फिल्म स्टार लोग अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं, आपके यहाँ पे मैंने कई तैमूर देखे हैं जिनका नाम है। नाम होना और चीज है, लेकिन तैमूर को कोई भी अपना हीरो नहीं मानता। अरे आपके सारे वही हीरो है, औरंगजेब आपका हीरो है, मुगल आपके हीरो है, जो हत्यारे थे, लुटेरे थे। तैमूर ने इराक में मंदिरों को तोड़ने वाले लोग थे। ये आपके लिए महमूद, आपकी मिसाइल का नाम गौरी गजनवी नहीं है, इन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा है। तैमूर ने, जो मैं बात कर रहा हूं कि उसने इराक में भी उसी तरह सरों के मीनार बनाए थे जिस तरह मारा था उसी तरीके से। पर आप तो सेंट्रल एशियंस को अपना हीरो मानते हो ना, आप तो तुर्क मानते हो अपने आप को। गजनवी और ये सब आपके, गजनवी, गौरी, ये सब बाबर आपके मिसाइलों के नाम नहीं है।
तुर्क अपने आप को हम में से कोई भी नहीं कहता, ना ही कभी क्या कहेगा। बात कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। अल तुगलक देख करके मैं तो दिन अपने आप को तुर्क समझ रहा था। नहीं, आप तुर्क समझिए, हम अपने आप को तुर्क नहीं समझते, हम अपने आप को पंजाबी समझते हैं। आप जो समझते बहुत अच्छा। अच्छा, आई हैव टू गो ना समवेयर प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ, फिर बात है कि ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन फैलाई जाती है कि पाकिस्तान से मुस्लिम्स कहाँ, ये हिंदू पॉपुलेशन कहाँ गई। आप भी कंफ्यूजन जो आप वक्त पे कर रहे हो ना, आप कंफ्यूजन ही फैला रहे हो। सच आप भी नहीं बोल रहे। 1947 में जब आप सच बोलेंगे तो सच में उम्मीद कीजिएगा, फिर हम सब ये जो आप कह रहे हो ये कर दिया। 1947 में पूरा ईस्ट पंजाब मुसलमानों से खाली हुआ, उसी तरह वेस्ट पंजाब जो था वो हिंदुओं और सिखों से खाली हुआ, लेकिन इसके बावजूद लाखों के हिसाब से हिंदू यहाँ पे मौजूद थे और अभी तक मौजूद हैं। इन लोगों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, आप इनको अपना हीरो मानिए, हम नहीं मानते, बात खत्म हो गई। आप मानिए इनका हीरो, आप तो अभी कहते कि हमने मुगलों से पॉलिटिकल पावर लिया है। चलिए अगली बार बात करेंगे। आप टू रियली लीव। इस पर दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं से। एक शेर मैं सुना दूं जाते हुए जी जी कि वो बात पूरे फसाने में जिसका जिक्र तक ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। रिवाहा जी के सवाल का जवाब ना मिल सका 1 घंटे के अंदर। मैं ये भी कहूंगा कि जो समझ के भी ना समझे, जो सोने का कर रहे हो नाटक, उनको कैसे तुम जगाओगे ओ मेरे पाठक, समझ रहे? जो सोने का नाटक करे उनको कैसे जगाए हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।